नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर आज करेंगे ब्रिटिश पीएम से मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव, बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। संसद की कार्यसूची में अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण और राज्यसभा में तटीय परिवहन संबंधी विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल, बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों देश 1200 युद्ध बंदियों के आदान प्रदान पर सहमत, लेकिन संघर्ष विराम पर नहीं बनी सहमति। अमेरिका देगा यूक्रेन को $322 मिलियन के हथियार। और भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी चौथे टेस्ट का दूसरा दिन आज। भारत ने पहले दिन 4 विकेट पर 264 रन बनाए। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत में पीएम मोदी लंदन पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। यहां पहुंचने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। पीएम ने कहा है कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के बाद बेहद उत्साहित नजर आए। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया। इन लोगों का कहना था कि पीएम से मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने के समान है। भारत की संस्कृति की झलक ब्रिटेन में भी देखने को मिली, जहां पर प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया और बेहद ही उत्साहित नजर आए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, हम सालों से वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। इससे हमारे इंडिया और यूके के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं और हम मोदी जी को सामने देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने भगवान, साक्षात भगवान आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस तरीके से भारत को उन्नति करवा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और भी आगे ले जाते रहेंगे और हम सब लोग सब तरीके से उनका पूरा सहयोग देंगे यूके में रह करके। और हम भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भारत की प्रगति में मोदी जी के साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे। I give my life to you, मोदी जी। लॉन्ग लिव मोदी जी, गॉड ब्लेस यू। सब लोग 8-10 घंटा काम करके आए, पर एनर्जी इतनी है कि फिर से ये सब कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व की जगह से है, चरित्र की जगह से। जिनका है चरित्र मोदी जी जैसा, उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। It's amazing that he has come and it's amazing that we all got a chance to see him so personally, and the work he's doing is extraordinary. He's uniting all of us and he's doing for whatever we need to do for Bharat Mata, we will help him do it. It's amazing inspiration he is for all of us.
बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक है. वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट वील गेट अ फ्रंट लाइन व्यू फॉर हिम एंड ही अप्रिशिएटेड अस प्लेइंग. ही वेव्ड एट अस. दैट इज अ बिग थिंग फॉर अस. आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी टू सी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन द यूके. I literally started crying. You can see the tears in my eyes, the joy of seeing him live, and then the work which he's doing for the country is amazing. Like, he made us proud wherever we go. We love you, मोदी जी. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के लिए नहीं सोचते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण सोचते हैं. तो मोदी जी बहुत क्रांतिकारी है और दूरदृष्टा है. मोदी जी से मिलकर ऐसा लगा कि एक मेरी मनोकामना पूरी हो गई है. आप ऐसे ही देश का नेतृत्व करते रहिए, हम आपके साथ हैं. मोदी 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 जिंदाबाद, भारत माता की जय. We found very exciting. It was almost like a dream come true. We were really happy to demonstrate and showcase the rich culture of Odisha. You can see the folk. We are basically the common people of Odisha, and we are really happy to showcase that to Modi ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद है. इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है. करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है. जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई. दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं. भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा. 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी. प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है. डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा. भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे. भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा. भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी. ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा. इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा. दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी. सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है. एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी. कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है. भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा. भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी. भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है. साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा है. एमएसएमई सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा. 60,000 भारतीय आईटी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है. इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा. करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हों, इनको बहुत फ़ायदा होगा. इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज हैं, चाहे आईटी एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा. डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी. साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे. एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है. भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी. ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी. भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा. एफटीए से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. इसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है.
दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार $57 अरब रहा था और भारत में ब्रिटेन का FDI $35 अरब के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ FTA एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भारतीय युवाओं के लिए काफी अहम है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय लाभ और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से भारत के सेवा क्षेत्रों में रोजगार और वास्तविक मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये उन युवाओं के लिए विशेष लाभकारी होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को ब्रिटिश बाजार में शैक्षणिक वितरण और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में निवेश के व्यापक अवसर मिलेंगे। FTA से भारत में उत्पादन और युवा श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की बड़ी संभावना है। इसे ग्राफिक के जरिए समझिए, रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी, IT, ITES सेवाएं बढ़ेंगी, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सेवाएं रोजगार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अन्य व्यावसायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निवेश के नए अवसर और श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही ये समझौता भारतीय पेशेवरों के लिए सुगम आवाजाही को बढ़ाएगा। आसान आवागमन और वैश्विक कार्य अनुभव के तौर पर दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से राहत मिलेगी। वहीं युवा उद्यमियों और नवाचार में रुचि रखने वालों को भी इससे फायदा होगा। डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर विनियामक प्रक्रिया कौशल विकास में अहम भूमिका निभाएगा। शैक्षणिक एवं करियर बनाना आसान होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण भी देखने को मिलेगा। वहीं सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी। IT, ITES सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सेवाएं, इन सब के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। और न्यूज़ 10 में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा। MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सहकारिता के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 2025 के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस नई सहकारिता नीति की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी और साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है। नई सहकारी नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी।
संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। बीते 3 दिन से संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते कई अहम विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष की ओर से लगातार संसद भवन के बाहर और भीतर हंगामा जारी है। हंगामे के चलते कामकाज रुक रहा है, जबकि सरकार की ओर से पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो नियम के तहत हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो सोमवार से चर्चा का समय और घंटे भी तय हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है। विपक्ष की ओर से रोज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। वहीं आज की कार्यसूची की बात की जाए तो दोनों ही सदनों में आज 2-2 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहां गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। राज्यसभा में भी आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने का काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्ज्वल देवराव निकम शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 12 दोषियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया है उनमें से 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष इस केस में आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इधर कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने फिल्म में 6 कट्स करने का आदेश दिया है। फिल्म निर्माता की ओर से बताया गया है कि उसने कमेटी के आदेश का पालन किया है, लेकिन कन्हैया लाल हत्या के दोषी जावेद और जमीयत उलेमाए हिंद इसे नाकाफी बताते हुए फिल्म के रिलीज का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। और फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 24 जुलाई है। ये तारीख हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आज आयकर दिवस है। एक ऐसा दिन जब हम न सिर्फ टैक्स सिस्टम को याद करते हैं, बल्कि उन ईमानदार टैक्स पेयर्स को सलाम भी करते हैं जो देश की तरक्की की रीढ़ है। 166 साल पहले शुरू हुआ इनकम टैक्स का कैसा रहा सफर, इस पर देखते हैं हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हर साल 24 जुलाई को देश मनाता है आयकर दिवस। ये दिन है देश के उन ईमानदार करदाताओं को याद करने का जिनके योगदान से होता है भारत का निर्माण।
आज वही दिन है जब 1860 में भारत में पहली बार आयकर कानून लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक टैक्स देने की परंपरा ने न सिर्फ देश को मजबूत किया, बल्कि देश के हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया। आयकर दिवस पर कर विभाग ने देश के विकास में योगदान देने वाले करदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। विभाग का हर एक अफसर और कर्मचारी अब ये उसका प्रयास है कि करदाता को हम अधिक से अधिक सर्विसेज दें, सहूलियत दें और उसकी ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज़ करें। टैक्स कंप्लायंस एक राष्ट्रीय एक प्रायोरिटी है और ये नेशनल ग्रोथ में एक तरह से मददगार होगी। देश में आयकर अधिनियम के इतिहास पर निगाह डालें तो 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की। 1922 में व्यापक आयकर अधिनियम के जरिए देश में सुव्यवस्थित कर प्रणाली की स्थापना हुई। 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का गठन किया गया और उसे कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। 1946 में राजस्व सेवा के लिए ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। 1961 में देश में आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए नया समग्र कानून बना। 1981 में आयकर विभाग के कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की गई। 2009 में बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई और 2021 में नए ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई और पहले से भरे रिटर्न उपलब्ध होने लगे। कंप्यूटराइजेशन से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था, जिसके लिए काफ़ी लंबी कतारें लगती थीं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से अब रिटर्न दाखिल करना काफ़ी आसान हो गया है। नए ई फाइलिंग पोर्टल में तो अब पहले से भरी हुई जानकारियां मिलती हैं। साथ ही टैक्स पेयर्स को अपने सारे अहम लेन देन की जानकारियां एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आसानी से मिल जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि करदाताओं को अपने टैक्स और रिफंड संबंधी जानकारियां सही और उचित समय सीमा के भीतर देनी चाहिए। जब अपनी विवरणी भरें तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप जो इसमें अपनी कटौती, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं वो सही क्लेम। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और टैक्स सरलीकरण का ही नतीजा है कि बीते कुछ सालों में व्यक्तिगत आयकर के आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालें, साल 1999 में करीब 25,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा किया गया, जो 2004-05 में करीब 50,000 करोड़ पर पहुंचा। साल 2007-08 में ये 1.2 लाख करोड़ का आंकड़ा रहा, जो कि 2012-13 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। 2019-20 में यह आंकड़ा पहुंचा करीब 5 लाख करोड़ और 2023-24 में ये 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। मोदी सरकार ने आयकर अधिनियम को और भी सरल बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि इसी साल देश को नया आयकर कानून मिल सकता है, जो साल 1961 के आयकर अधिनियम की तुलना में ज़्यादा सरल, सीधा और छोटा होगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर को दुनिया के सबसे बेहतरीन वैश्विक पर्यटन शहरों की सूची में टॉप 5 में जगह मिली है। भारत के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों की सूची में पहले स्थान पर रहने वाले जयपुर ने दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है। पर्यटन की दुनिया में छाई पिंक सिटी। दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में शामिल हुआ जयपुर। पर्यटन के क्षेत्र में गुलाबी शहर जयपुर को मिली नई वैश्विक पहचान। दुनिया भर के सैलानियों के पसंद बना जयपुर मिला वर्ल्ड क्लास रैंक। राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति दुनिया को कर रही है आकर्षित। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने एक बार फिर वैश्विक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन की ओर से जारी वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में जयपुर को दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिला है। खूबसूरती और आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची वाले दुनिया के 10 शहरों में भारत का सिर्फ एक शहर शामिल है और वो है जयपुर। इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के सर्वे में पर्यटन स्थलों की खूबसूरती के कई पैमाने तय किए गए थे। उन पैमानों में जयपुर के पर्यटन स्थलों ने उच्च स्कोर हासिल किया। सर्वे में जयपुर के महल, उनकी नक्काशी, होटल, ऐतिहासिक इमारतें, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों पर होने वाले भव्य आयोजन की वजह से जयपुर को हाई स्कोर मिला। सर्वे में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची में टॉप 5 रैंक पर जयपुर के शामिल होने पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिया है। जयपुर को
ट्रैवल एंड लेजर पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जयपुर को ग्लोबल डेस्टिनेशंस में 5th नंबर पे लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी और भारत का कोई और शहर नहीं आया, लेकिन जयपुर आया है। इससे पहले उदयपुर भी आया था एक बार। तो बहुत हम सबके लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि सबको मिलकर अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन अवसंरचना को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए कई योजना चलाई हैं। इन प्रयासों का ही असर है कि आज राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिल रही है। जयपुर बहुत अच्छा है, मतलब बार बार मन करता है आने का, देखने का। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा सब बहुत अच्छा है। कि जैसे आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़ का किला, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। बहुत प्यारा शहर है। यहाँ क्या मतलब ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, फूड्स वगैरह बहुत प्यारे हैं। जो एक बहुत अच्छी और अनोखी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बहुत अच्छे से बचा रखा है। तो सारी पुरानी हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टीज़ थी जो राजा महाराजा जिनमें रहे, अब वो या तो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो गए या किसी टाइप के म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आपको उस इतिहास का एक टेस्ट मिल सकता है अगर आप आओ। दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों के सर्वे की ये सूची वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में प्रकाशित हुई है। इससे टॉप 5 रैंक पाने वाले जयपुर के पर्यटन को अब और ज्यादा बढ़ावा मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन